नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कार्यक्रम हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जिससे जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई जा सकें, ताकि उन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल कर आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें और आपको मुनाफा भी हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कि हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर दिन अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, और उस विषय से जुड़े हुए जो आपके सवाल होंगे उसके जवाब मिलेंगे, उस विषय पर आज हम नजर डाल लेते हैं। तो आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम सबसे पहले आज चर्चा करने जा रहे हैं जिसका जो विषय रहेगा वो रहेगा गन्ना उत्पादन तकनीक। ये विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जो हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा उस विषय पर भी नजर डाल लेते हैं। दूसरा विषय हमारा मोटे अनाज की खेती रहेगा, लेकिन शुरुआत हम इसी से करेंगे। और इस विषय से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, जो हमारे दोनों विषय हैं, दोनों विषयों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। एक तो हमारा जो विषय है गन्ना उत्पादन की तकनीक, और दूसरा जो विषय रहेगा वो रहेगा मोटे अनाज की खेती। इन दोनों विषयों से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं हम तक सीधा पहुंचा सकते हैं। आप हमें सवाल पहुंचाने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-11-3060, साथ ही साथ 1800-11-3061। लेकिन फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और साथ ही साथ आपके फ़ोन में पर्याप्त मात्रा में नेटवर्क स्थापित हो, ताकि बेहतर संवाद यहाँ पर स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय आप जहाँ से मैसेज कर रहे हैं अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपके सवालों का हमें इंतजार है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इस विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर RS बाना जी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान विभाग, IARI, पूसा, नई दिल्ली से। तो जैसा हमारा आज का विषय है गन्ना उत्पादन तकनीक, सबसे पहला मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गन्ना उत्पादन आज भारत में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इससे पहले हम आज आएंगे मोटे अनाज की खेती पर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोटे अनाज की खेती आज भारत के अंदर महत्वपूर्ण क्यों है, और कुछ समय पहले इसकी खेती भी होती थी, लोग इसका सेवन भी करते थे, लेकिन बीच के समय में हमारी थाली से भी गायब हो गई, लोगों के चर्चा के विषय से भी गायब हो गई। इसकी वजह क्या रही और अब इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभा रहा है? जी, मोटा अनाज जैसे कि जिसमें अगर हम बात करें तो नाम आता है ज्वार, बाजरा, मक्का, और उसके अलावा जो छोटे छोटे बहुत सारे मिलेट्स जिनको बोलते हैं श्री अन्न, जिसमें नाम आता है रागी, कोदो, कुटकी, काकुम, सांवा, चीना जी। तो ये अनाज हमारे यहाँ सदियों से उगाए जा रहे हैं, और विशेषकर जो हमारे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं उनकी तो ये जीवन रेखा की तरह है। और न केवल ये खाद्यान्न उत्पादन में योगदान देते हैं, बल्कि पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के लिए भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और चूंकि ये ऐसे अनाज हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो गेहूं है या जो चावल है, धान है, उनकी तुलना में काफ़ी अधिक है। जैसे कि विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, या प्रोटीन की बात करें आयरन है, जिंक है, कैल्शियम की अगर बात करें तो रागी में जो गेहूं है उससे करीब करीब 8 गुना ज़्यादा होता है। तो ये भरपूर मात्रा में जो मिनरल्स हैं, आयरन है, प्रोटीन है, ये होने की वजह से ये पोषण सुरक्षा में समुचित योगदान देते हैं, और इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। और वर्ष 2023 तो अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, इनकी जागरूकता फैलाने के लिए भारतवर्ष के अथक प्रयासों की वजह से ये पूरी दुनिया में मनाया गया, ताकि जो उपभोक्ता हैं वो जागरूक हो सकें। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सेहत का, अगर आपको बेहद बढ़िया तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो उसमें भी मोटे अनाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भी तमाम ऐसे सवाल हैं जो उसका जवाब हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले एक विशेष रिपोर्ट पर हम नजर डाल लेते हैं मोटे अनाज को लेकर। मोटे अनाज यानी श्री अन्न जलवायु प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें हैं। इनकी खेती 131 देशों में की जाती है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सांवा, ब्राउन टॉप मिलेट, टिफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। मोटे अनाज की खेती के लिए
धान आदि पारंपरिक फसलों के मुकाबले पानी की कम जरूरत पड़ती है और यूरिया व दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। मोटा अनाज उपजाने के लिए ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही सर्दी और गर्मी की। इसलिए मोटे अनाज की खेती टिकाऊ खेती के लिए सही मानी जाती है। बाजरे की बात करें तो इसकी बुआई के लिए हल्की दोमट बलुई मिट्टी सही रहती है। भूमि का जल निकास अच्छा होना जरूरी है। बाजरे के बीज बहुत छोटे होते हैं और इसके जमाव के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी का होना जरूरी है। इसलिए खेत में 2 या 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा लगा दें। किस्मों की बात करें तो वैसे तो किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन बाजरे की PHB 13, 14, 15, HHB 146 और पूसा संकर बाजरा 1201, 1202 लगाने के लिए बेहतर है। वहीं रागी की फुले कसारी KOPN 942 किस्म महाराष्ट्र में लगाने के लिए अच्छी है। रागी की बिरसा मारुआ 3 किस्म झारखंड में लगाने के लिए बेहतर है। GN 8 किस्म गुजरात में लगाने के लिए और बेगवती VR 929 सभी राज्यों में लगाने के लिए अच्छी किस्म है। ज्वार बोना चाहते हैं तो बुआई से पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए। ज्वार बोने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखें। बता दें कि मोटे अनाज की ज्यादातर फसलें खरीफ की हैं, जिनकी खेती बारिश के मौसम में की जाती है। तो देखा आपने कि मोटे अनाज की खेती कैसे अगर आपको करनी है तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रख के आप मोटे अनाज की खेती की पैदावार कर सकते हैं। और अच्छी फसल लेने के लिए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RS बाना जी लगातार जुड़े हुए हैं। बाना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोटे अनाज की खेती तो हम करते हैं, लेकिन किसानों का हित इसमें कैसे है? किसान के लिए फ़ायदेमंद ये खेती कैसे है? किसानों के लिए, क्योंकि अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पूरी दुनिया मान चुकी है कि जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है। तो जलवायु परिवर्तन जैसे जैसे हो रहा है, बहुत सारी फसलें ऐसी है जिनका उत्पादन कम होता जा रहा है। जैसे कि हम इस मौसम की बात करें, एकदम से अभी पिछले 5-7 दिन में गर्मी एकदम से बढ़ गई, तो तापमान बढ़ने से जो रबी की कुछ फसलें थी वो पकने की अवस्था में थी, वो एकदम से पक गई है। तो जो हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज चाहिए, या हमें ऐसी फसलें चाहिए जो अधिक तापमान में और जलवायु परिवर्तन के प्रति तुरंत अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो ऐसी फसलों में नाम आता है मिलेट्स की फसलों का। ये कम समय में और कम पानी में भी पककर तैयार हो जाती है। जैसे कि दुनिया भर में पानी की कमी हो रही है, भारत में भी भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें निरंतर उन फसलों की तरफ देखना होगा जो कम पानी में और कम समय में पककर तैयार हो जाएं, और जिससे कि हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा को भी खतरा नहीं हो, और जो हमारा बहुमूल्य पानी है, जो संसाधन है, उसकी भी कम आवश्यकता हो। तो इसमें ये जो मिलेट्स है, हमारी मोटे अनाज वाली फसलें, श्री अन्न फसलें हैं, ज्वार बाजरा है, वो एकदम फिट बैठती है। और किसानों की दूसरी ये भी है कि आजकल किसान FPO बना के और जो मिलेट्स हैं उनसे तरह तरह के उत्पाद बना के और उनको बाजार में बेच रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि किसान सारी चीज़ें रिटेल में खरीदता है और सारी चीज़ें थोक में बेच देता है। तो वो उसका जो समूह बना के, FPO बना के, उसमें क्या करते हैं, ग्रुप में खरीदते हैं और उसको रिटेल में बेच रहे हैं। किसान खुद भी अपना उद्यम स्थापित कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सीख रहा है, मार्केट लिंकेज स्थापित कर रहा है, जिससे कि उपभोक्ताओं को भी सस्ती दरों पर जो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। और जो सामूहिक रूप से यदि FPO बनाकर और उस तरह से किसान जाते हैं तो उनको लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। बिल्कुल बाना जी, यहाँ पर FPO की तो एक बहुत बड़ी भूमिका हम आज के दिनों में देख रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर FPO एक बहुत बढ़िया एक सोर्स बनकर उभरा है ताकि किसानों का जैसे ग्रोथ हो सके। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी हैं, जो दूसरे विषय से एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल से हैं। बहुत स्वागत है सर आपका।
सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गन्ना उत्पादन तकनीक पर हम बात कर रहे हैं। गन्ना उत्पादन करने के लिए ऐसी कौन सी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके गन्ने के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? लगता है संपर्क आवाज़ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर एस बाना जी, आप बता रहे थे कि एफपीओ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि एफपीओ के जरिए भी किसान आगे बढ़ सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कर कर मोटे अनाज की कमाई को कर सकते हैं। एफपीओ के अलावा ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं मोटे अनाज की खेती के अंदर कि किसान इसके जरिए आगे बढ़ सकते हैं? एफपीओ के एक शानदार तरीका है। उसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके माध्यम से भी हमने देखा है कि बहुत सारे देश के हिस्सों में महिलाएं आगे आ रही है, वो अपना स्वयं सहायता समूह स्थापित कर रही हैं, उसके द्वारा भी जो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स हैं वो बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हम पूसा संस्थान ने भी एक पूसा एग्री कृषि हाट करके एक बाजार दिया है, जिससे उपभोक्ता पूसा संस्थान में सीधा किसान से प्रोड्यूस खरीद सकते हैं और उसमें मिलेट्स पे आधारित बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो मिलते हैं। तो इस तरह से जो मोटे अनाज है उनका न केवल आप लाभ कमा सकते हैं, साथ ही जो अभी चूंकि रबी की फसलें कट चुकी है तो उसमें आप मोटे अनाज वाली फसलें कहाँ स्थापित कर सकते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि गन्ना के, आलू के, चने के, सरसों के खेत खाली हो चुके हैं, शीघ्र ही आपके गेहूं के खेत भी खाली हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में चारे के लिए भी मोटे अनाज वाली फसलें लगा सकते हैं। उनकी चारे वाली किस्में आप उगाकर इस मौसम में अपना जो पशुधन है उसकी, चूंकि पशुधन में क्या होता है, गर्मी के मौसम में दूध उत्पादन काफी कम हो जाता है, तो ये जो मिलेट वाली मोटे अनाज वाली फसलें हैं वो आप उगाकर और चारे की उन्नत किस्मों के द्वारा भी अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी किसान अपना जो लाभ का स्तर है उसमें वृद्धि कर सकते हैं मोटे अनाजों के द्वारा भी। जी माना जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कोई मोटे अनाज की खेती करना चाहता है तो जैसे हम देखते हैं कि और पारंपरिक जो फसलें हैं उसको लगाने से पहले हम खेत की जो मिट्टी उसकी जांच कराने के लिए कहा जाता है विशेषज्ञों द्वारा, और भी कई चीज़ें हैं जो फसल लगाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको बेहतर उत्पादन मिल सके। लेकिन क्या मोटे अनाज में भी ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं कि आपको मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच करानी चाहिए या पेस्टिसाइड्स का, उर्वरकों का प्रयोग आपको इसमें करना है? जी, जो मोटे ये तो बहुत ही भारत सरकार भी इस पे बार बार फोकस कर रही है और जो हमारे संस्थान है, रिसर्च के जो अनुसंधान संस्थान है वो भी बार बार इस बात पे बल देते हैं कि आप जो अपने उर्वरक हैं वो उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें, ताकि जो उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है वो ना हो और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार ही पोषक तत्वों का उपयोग हो। तो आपके खेत में आप मिलेट्स लगाएं या जो और भी फसलें लगाते हैं तो मिट्टी की जांच तो जरूर कराएं। और उसके लिए जो सही तरीका है, कई बार हम देखते हैं, सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली मैं बात बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार ऐसे ही मिट्टी उठा के ले जाते हैं और उसकी जांच करा लेते हैं जिसके परिणाम थोड़ा सा दूसरी तरीके के भी आ सकते हैं। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि खेत में एक वी आकार का गड्ढा खोदें और मिट्टी को इस तरह से लें कि पूरे कम से कम 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी आपकी जो सैंपल लें उसमें आ जाएं और खेत में अलग अलग जगह से लें, जैसे कि 1 एकड़ में कम से कम 10 जगह से सैंपल लें और उसके बाद जो मिट्टी आ गई उसको फैला लें और उसमें 3/4 हिस्से को निकाल दें और 1/4 करते रहें। इस तरह से जो है ना छोटा एक नमूना आएगा उसको प्रयोगशाला में आप जांच के लिए भेजें, तो उससे आपको बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। दूसरी बात उर्वरकों के उपयोग की यही है। तो उर्वरकों का उपयोग तुलनात्मक रूप से जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनमें कम करना पड़ता है, पर उर्वरक उपयोग या जो भी हमारे खाद हैं, जो जैविक खादें हैं, उनका उपयोग करने से निश्चित तौर से जो उत्पादन है वो बढ़ता है। पर वही है, मिट्टी की जांच के अनुसार करें और हर जो फसल है मोटे अनाज वाली उनके लिए जो संस्तुत दर है उसी के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाना जी ने बताई है किसान भाइयों के लिए कि अगर आपकी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच आप करा लेते हैं तो उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी उत्पादन मिलेगा और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लगातार हम टोल फ्री नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं खास एक्सपर्ट हैं इस विषय से जुड़े हुए, आपके कोई भी सवाल है तो हम तक पहुँचा सकते हैं, जवाब आपको लाइव मिलेगा। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती को लेकर। मोटे अनाज की खेती करने का अगर आप इच्छुक हैं तो लगातार हम आपके अपने स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर फ्लैश कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप सीधा फ़ोन उठाइए और फ़ोन मिलाइए। हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे और आपको मदद करेंगे कि कैसे आप मोटे अनाज की खेती की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर.एस. बाना जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाना जी, यहाँ पर हमने उर्वरकों की बात करी ब्रेक से पे जाने से पहले कि उर्वरकों का प्रयोग करना किस तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। आप किसी ने फसल तो लगा दी, लेकिन फसल लगाने के बाद जो मेन पॉइंट आता है कि उसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए, क्या उसमें कोई रोग लगने की शंका बनी रहती है, रोगों से कैसे बचाया जाए और कौन कौन से रोग लग सकते हैं इस फसल में? जी, जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं यदि गर्मी के मौसम में लगाने हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां गर्मी के मौसम में भी मोटे अनाज वाली फसलें उगाते हैं, दाने के लिए भी और चारे के लिए तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में लगाते ही हैं। तो रोगों की और कीटों की जहां तक बात है, चूंकि गर्मी का मौसम है तो रोग और कीटों का इतना प्रकोप होता नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रकोप हो जाता है। उसके लिए बीजों को बुआई से पहले उपचारित करके ही बुआई करें। और उपचारित करने का सबसे आसान तरीका जो है वो है सबसे पहले कवकनाशी से बीज को उपचारित करें। थायरम या बाविस्टीन कोई भी ले लीजिए 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, और उसके पश्चात कीटनाशी से उपचारित कर रहे हैं, जिसमें आजकल इमिडाक्लोप्रिड है, या आपको जहाँ पे दीमक का समस्या होती है क्लोरोपायरीफोस भी ले सकते हैं। तो वो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके और फिर जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके द्वारा भी उपचारित करके बिजाई कर सकते हैं। यदि आप प्रमाणित बीज बाजार से खरीदते हैं तो उसमें सामान्यतः कवकनाशी से उपचारित बीज आता है। आप थैली पे पढ़ लीजिए किस किस से उपचारित हैं, तो उस दशा में आपको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं है। खरपतवारों के प्रकोप की जहाँ तक बात होती है तो हाँ, निश्चित तौर से बुआई करते ही तुरंत बाद जो शुरुआती 20 से 25 दिन है तब तक फसल खरपतवार मुक्त रहनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो निराई गुड़ाई हाथ से ही करें, ताकि मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाए, जिससे कि जो जड़ तंत्र है वो मजबूत होता है और वो अधिक गहराई से मृदा नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करके और पौधे को हष्ट पुष्ट रखता है। साथ ही खरपतवार तो नियंत्रित हो ही जाते हैं। अगर आपको किसी वजह से श्रमिकों की उपलब्धता नहीं है और शाकनाशी का उपयोग करके ही यदि आपको खरपतवार नियंत्रण करना है तो बुआई के करते ही अंकुरण से पूर्व ही खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। बाना जी, मैं खरपतवार नियंत्रण पे एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा और विस्तार से जानूंगा, लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी जुड़ गए। मैं उनका रुख लेता हूँ। डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी, आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि गन्ना उत्पादन तकनीक पर, गन्ना उत्पादन में ऐसी कौन कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं या किसान भाई उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? मिंटू राम मीणा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है जी। मिंटू जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन से ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई गन्ना उत्पादन अपना बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि सबसे पहले एक अच्छी किस्म का चयन करें, जिसमें कि जो कि प्रमाणित संस्था से बीज खरीदे, सीड उपचार करें। सीड उपचार के उसके बाद में उसकी प्रॉपर है जो प्लांटिंग करे, 2 बडेड सेट, सिंगल बडेड सेट लेके, और साथ में ही उसकी जो मिट्टी चढ़ाने का प्रॉपर अवस्था में मिट्टी चढ़ाए, और जो उर्वरक की मात्रा है वो प्रॉपर डोज डालें जो अपने स्टेट की जो रिकमेंडेशन होती है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल लेट्स से हरियाणा
हरियाणा के लिए हम कहते हैं कि डीएपी की मात्रा है तो प्रति एकड़ 50 किलो प्रति एकड़ जो कि बेसल डोज पे हम डालते हैं। इसके अलावा 33 किलो है जो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं और उसके साथ ही हम ऐसे क्लोरोपाइरिफॉस डालते हैं। जी। किसान भाई को चाहिए कि जो नाइट्रोजन है उसको 4 अंगों में 4 हिस्सों में देते हैं और जो पोटाश होती है उसको 2 हिस्सों में देते हैं। नाइट्रोजन की जो फर्स्ट मात्रा है वो हम देते हैं जब पानी देते हैं फर्स्ट पानी, और द्वितीय है जो 120 डे आफ्टर प्लांटिंग। और पोटाश की है जो मिट्टी चढ़ाने के टाइम पे सेकंड मात्रा देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अन्य बातें हैं जैसे कि गन्ने की भंडाई है, प्रॉपर उसकी मतलब उसकी जो इंसेक्ट से जैसे टॉपोरर है उसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा टॉपोरर के अलावा हमें स्पेशली ध्यान देना है कि जो अलग जैसे माइट्स हैं इस तरह की जो कीड़े हैं उनको कंट्रोल करना है और साथ में ही आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। जी, तो इन सभी बातों का हम विस्तार रूप से आप ध्यान रख सकते हैं किसान भाई। अगर आप गन्ना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो इन तकनीकों का आप ध्यान रखकर अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है गन्ना उत्पादन तकनीक को लेकर, आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। देश की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने की फसल का काफी अहम योगदान है। देश के कुल गन्ना क्षेत्र का करीब 60% हिस्सा उत्तर भारत के राज्यों में है। इन राज्यों में गन्ने की उन्नत किस्मों और उन्नत उत्पादन तकनीकों को अपनाकर गन्ने की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। गन्ना बोने के लिए बलुई दोमट से दोमट और भारी मिट्टी वाले खेत काफी अच्छे रहते हैं। गन्ना बोने से पहले मिट्टी में अच्छी नमी के लिए पलेवा कर लें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 3 से 4 जुताइयां कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लें। बुआई के लिए रोग रहित बीज लें। गन्ने के 3-3 आंख के टुकड़े धारदार गंडासे से काटकर बाउस्टीन दवा की 200 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 30 मिनट तक उपचारित करें। गन्ने की मोटाई और पोरियों की लंबाई के अनुसार 60 से 80 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। गन्ना बोने की उन्नत विधियों की बात करें तो विभिन्न बुआई विधियों में कूंड विधि, समतल विधि, गड्ढा विधि, नाली विधि शामिल है। इनमें गड्ढा विधि से बुआई करने पर अच्छी उपज मिल जाती है। मौजूदा समय में नाली विधि से गन्ने की बुआई करने पर भी अच्छी फसल मिल जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा गन्ना उपज के साथ साथ पोषक तत्व उपयोग करने की क्षमता और लाभ लागत अनुपात ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा पेड़ी फसल से भी ज्यादा उपज मिलती है। इसमें गन्ने की बुआई 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी नालियों में की जाती है। एक नाली में गन्ने की 2 पंक्तियां रखी जाती हैं। गन्ने में दीमक और अंकुर बेधक के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 500 मिलीलीटर मात्रा को 1600 लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ना बुआई के बाद कूंड या नाली में हजारे की मदद से छिड़काव करके ढक दें। दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। तो गन्ना किसानों के लिए बेहद शानदार रिपोर्ट थी ये। आपने देखा कि किस तरीके से कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल कर कौन सी वैरायटीज़ और कैसे गन्ने की फसल को आप अपनी रोग से बचा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का विस्तार रूप से इस रिपोर्ट में बताया गया। इन सभी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें एंड डेफिनेटली आप गन्ना उत्पादन में वृद्धि देख पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गन्ना उत्पादन के बारे में आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर प्रमोद जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंची, अपना सवाल पूछिए। ये रिंग पिट मेथड से गन्ने को कैसे लगाते हैं इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं जी। डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर मिंटू जी, आपने यहाँ पर एक दर्शक है, उनका सवाल है कि इस मौसम में गन्ने अगर लगाएं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, विस्तार रूप से जानकारी जानना चाहते हैं। एक्चुअली इस टाइम जो है वो हमारी बसंतकालीन है जो बुआई चल रही है और जो कि फरवरी से मार्च तक चलती है। और इस टाइम किसान भाइयों को चाहिए
कि जो अपनी रेटोन क्रॉप्स है उसकी सप्लाई प्रॉपर कर दे मिल में, ताकि उससे जो कीड़े लग के आए अपनी नई क्रॉप में वो ना आए। और दूसरी बात यह है कि जो सीड है उसको बिल्कुल ट्रीटमेंट करके लगाएं, 2 ग्रेड सेट्स और प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। ट्रीटमेंट के लिए आप पहले यदि कार्बनिजम है जो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अराउंड 20 से 25 मिनट तक डुबो के और उपचार करें, यदि उपचार हाथ से किया जाता है तो। यदि इसके अलावा हमारी मशीन है जो सेट ट्रीटमेंट डिवाइस है उसका यूज कर सकते हैं, वो वैक्यूम बेस्ड है, उसमें वैक्यूम से तुरंत दवाई अंदर पहुंचती है, जो कि सेट्स के अंदर बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। वो बिल्कुल 20 मिनट के अंदर है जो तो दवाई अंदर पहुंच सकती है और किसान तुरंत है जो उपचार करके बोल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है जो 50 किलो की है एक समय की, और बार बार किसान करके वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि किसान यदि बुआई की विधि कौन सी अपनाते हैं, यदि वो वाइडर स्पेसिंग अपनाते हैं तो अधिक उत्पादन ले सकते हैं, साथ में ही ड्रिप भी ले सकते हैं। रही बात जो किस्म है उसका चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वो अगेती किस्म है तो जो हमारी को 15-023 वैरायटी है वो अपनाएं। इसके अलावा है जो COL की 14201 है वो अपनाएं, यदि हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लिए। यदि वो दूसरा जोन है तो वो उसी जोन की वैरायटी है जो अपनाएं जहां की वो अनुमोदित की गई है। इसके अलावा मिडलेट ग्रुप की है जो मध्यम ग्रुप की है वो 16030 वैरायटी है। किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि एक किस्म है जो को 238 जो कि वाइडर वैरायटी केन है उससे निकाली गई है, वो इसकी फीमेल है। और जो मेल है इसका जो हमारा को 15023 है वही इसमें मेल यूज किया गया। इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि गन्ने की क्रॉपिंग प्रॉपर करें और मिट्टी चढ़ाना है जो कि 130 और 40 दिन के बाद ही करें, उससे पहले मिट्टी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि उस टाइम जो कल्ले निकलते हैं वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाते हैं, और कल्ले पूरे निकलने के बाद ही मिट्टी चढ़ाएं। और गन्ने की बंधाई है जो पहली बंधाई है अगस्त के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में करें, और द्वितीय से है जो सितंबर के सप्ताह में करें। उसके बाद है जो किसान अपने आवश्यकता अनुसार मतलब जो क्रॉप प्रैक्टिस है फॉलो करें। बिल्कुल, तो इन सभी बातों का अगर किसान ध्यान रखेंगे तो इस समय अगर कोई गन्ने की फसल लगाना चाहता है तो अच्छा उत्पादन ले पाएगा। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मोटा अनाज बोने के पहले हमें कौन सी क्रियाएं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी 2 महीने का समय है। जैसे बहुत लोग गेहूं काटे में फसल में आग लगा देते हैं, गर्मी में गहरी जुताई नहीं करते तो दीमक की समस्या रहती है, और जल धारण क्षमता जो खेतों में नहीं बढ़ती होती है। इसके अलावा एक चीज मैं जानना है, और मोटे अनाज में उथली जड़ आती है और गहरी जड़ वाली का हम विद्युतीकरण करेंगे तो इसका हमका कितना बड़ा लाभ होगा? जी, नंदस्वरूप जी का सवाल डॉक्टर साहब आपने सुना, इनका जवाब। नंदस्वरूप जी ने तो मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि बहुत सारी बातें इन्होंने खुद ने ही बता दी। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि गर्मी के मौसम में गहरी जुताई कर देनी चाहिए, ताकि जो मोटे अनाज वाली फसलें खरीफ के मौसम में लेते हैं उससे पहले जो हमारे खेत में बहुत सारे कीड़ों के जो अंडे, लार्वा आदि पड़े रहते हैं, या जो रोग हैं उनके रोगाणु पूर्व फसलों के अवशेषों में या जो खरपतवार हैं उन पर लगे रहते हैं, वो अधिक तापमान से मर जाते हैं। साथ ही गहरी जुताई करने का ये भी फायदा होता है कि जो मिट्टी की जल धारण क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। इसके अलावा बहुत सारे आजकल तो आधुनिक तकनीकियाँ आ गई है जिसमें कि शून्य जुताई विधि से भी जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनका सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, जिसमें कि जो खरीफ रबी के मौसम में फसलों की कटाई के बाद कोई जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बुआई करने से के लिए उसमें हैप्पी सीडर की सहायता से आपको बुआई करनी पड़ेगी, और जो पूर्व फसलें हैं उनके अवशेषों का आवरण मिट्टी पर बनाकर रखना होगा, ताकि आपको जो खरपतवार आदि है उनका प्रकोप कम हो, और जो फसल की बुआई से पूर्व यदि खरपतवार ज़्यादा है तो जो शाकनाशी है उसका छिड़काव करके खरपतवारों को नियंत्रित करना होता है। और उसके अलावा सामान्यतः जो देखने में आता है कि जो और संस्तुत भी किया जाता है कि गर्मी की गहरी जुताई करने के बाद जैसे ही मानसून की पहली बरसात होती है और उसमें खरपतवारों के जो बीज हैं वो उगना शुरू होते हैं, तो 2 से 3 जुताई करके और उसके पश्चात ही बुआई करें, ताकि जो शुरुआती फ्लश है खरपतवारों का वो
उनका जो बीज है वो मर जाता है जुताई करने से, और उसके बाद जब फसल की बुआई करते हैं तो शुरुआती अवस्था में फसल में खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता। और चूंकि मोटे अनाज वाली फसलें तो शीघ्र वृद्धि करती है, तो जब 15-20 दिन तक फसल यदि खरपतवार मुक्त रह गई, उसके बाद तो वो इतना बढ़ जाती है फसल की खरपतवारों से, खरपतवार प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो उचित जल निकास वाली और सामान्य पीएच मान वाली जो मृदाएं हैं उन्हीं में खेती करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि थोड़ा बहुत क्षारीय या हल्की अम्लीय मृदाओं में भी ये जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं वो अच्छा चल जाती है। हल्की बलुई दोमट इनके लिए सर्वोत्तम होती है, परंतु ऐसा देखने में आता है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अधिकतर क्षेत्रों में जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं उनको ले सकते हैं। जी नंद स्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको विस्तार रूप से मिल गया होगा और इन सभी चीज़ों पे आप अमल कर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम दर्शकों के कॉल हमारे पास आ रहे हैं। हम तमाम जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो विषय से जुड़े हुए सवाल का जवाब भी आपको दे रहे हैं। आपके जो भी सवाल है हम तक लगातार पहुँचाइए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इस कार्यक्रम में शामिल किया जाए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान में लगातार चर्चा जारी है। दो विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, गन्ना उत्पादन तकनीक और मोटे अनाज की खेती। इन विषय से जुड़े हुए आपके सवाल हम शामिल कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामनिवास हरियाणा से। सर आपका स्वागत है। रामनिवास जी, अपना सवाल पूछिए। रामनिवास जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, हम जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। चाहते हैं भाई, हम धान और गेहूं लगाते हैं, जिसके बीच में अगर हम ये बाजरा या जवार लगाना चाहें तो कितने दिन में इसका पक जाएगी सर? कितने दिन की वैरायटी है ये? जी जी, तो बाना जी आपने सुना ये बाजरा लगाना चाहते हैं अपने धान और गेहूं की फसलों में। जी, ये जो मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो गेहूं की कटाई के बाद और जो चावल की बुआई है उससे पहले जो आपको 2 से 3 महीने का समय मिलता है, क्या इसमें हम ये मोटे अनाज वाली फसलें ले सकते हैं क्या? तो इसमें यह है कि जो बाजरे की जो किस्में हैं वो 70 से 90 दिन में पकने वाली किस्में आजकल छोटी अवधि वाली आ रही है, तो उनको आप ले सकते हैं। और अगर नहीं तो आप चारे के लिए जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मकचरी है, और इसके साथ यदि आप दलहन वर्गीय फसलों का अंतः फसलीकरण करें। अंतः फसलीकरण मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि धान के बाद गेहूं और फिर उसके बाद मोटे अनाज वाली, तो ये एक ही वर्ग की सभी फसलें होने से जो हमारी मृदा उर्वरा शक्ति है, उसमें खरपतवारों का प्रकोप है, पानी का अधिक उपयोग निरंतर हो ही रहा है, तो उससे हमारी जो मृदा की, जलवायु की और जो किसान की आर्थिक दशा की हम बात करते हैं और उसमें उत्थान की बात करते हैं, तो ये सही नहीं बैठता है। तो उसके लिए आप जरूरी है कि इसमें जो दलहन वर्गीय फसलें हैं उनका अंतः फसलीकरण करके इस मौसम में आप चारे के लिए जो मोटे अनाज वाली फसलों के साथ ज्वार या जो लोबिया है उसका या गुआर का अंतः फसलीकरण करें, या मूंग या उड़द है उनका भी अंतः फसलीकरण कर रहे हैं। फतेहाबाद ऐसा क्षेत्र है जिनमें ये सभी फसलें हो सकती है, तो आप ये अंतः फसलीकरण के साथ ज्वार, बाजरा या मक्का आप चारे के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल बेबी कॉर्न है
तो वो 60 दिन में पक जाती है। तो बेबी कॉर्न भी ले सकते हैं। उसके बाद जो 7 दिन के बाद जो बेबी कॉर्न है उसको बाजार में बेच दीजिए, और जो फसल बची हुई है उसको आप हरे चारे के रूप में पशुओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी, तो रामनिवास जी, आप इस तरीके से अपनी फसल लगा सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी पैदावार लेंगे और आप मुनाफा भी कमाएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, विपिन नाम है इनका, सागर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये गन्ने की किस्म है CO 238 सर, इसको इसमें सर काफी लाल सड़ान रोग आ रहा है, तो क्या इसको सर पूरी तरह से अब बंद कर देना चाहिए, या फिर जो भी किसान सोच रहे हैं इसको बंद कर दें, पूरी तरह से लगाना ही, या फिर कुछ लोग अभी भी लगा सकते हैं इसको? जी विपिन जी, आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी से लेते हैं। मिंटू जी, विपिन जी हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है कि CO 238 किस्म की इन्होंने गन्ना फसल लगा रखी थी, उसमें कुछ रोग लग गया है, क्या उस फसल को ये कंटिन्यू करें या छोड़ दें? देखिए विपिन जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो वैरायटी है 238 जो वंडर की वैरायटी, और इसने किसानों की कायाकल्प की। तो जो प्रोडक्शन है वो न केवल किसानों का ही बल्कि आय दोगुनी की है, बल्कि जो जितनी भी चीनी मिले हैं उनको भी चीनी घोड़े पर है। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जिस क्षेत्रों में जहाँ पे रेड रॉट आया है उसको प्रॉपर मैनेज किया जा सकता है। हालांकि हमारे पास कई वैरायटी है, लेकिन हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप कोई भी वैरायटी को एकदम छोड़े। उसके लिए प्रॉपर तरीके हैं कि आप सीड ट्रीटमेंट कीजिए। एक वैरायटी और एक दवाई है, रोको के नाम से आती है, थायोफेनेट मिथाइल, उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसकी सीड ट्रीट कीजिए, और उसका सीड्स को हेल्थी सीड्स यूज कीजिए और प्रॉपर यूज कीजिए, और ट्रीटमेंट करके और प्लांटिंग कीजिए। यदि कोई खेत है जो इन्फेक्टेड है, तो उस इन्फेक्टेड खेत से जिसमें रेड रॉट है, उस खेत से आप सीड का चयन न करें, उसको आप मील में सप्लाई कर दें। और गन्ने का टिश्यू कल्चर सीड जो हमारे केंद्र से आप ले सकते हो, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र के अंदर का नाम है, वहां से आप ले सकते हो। इसके अलावा अदर सेंटर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के हैं, वहां से भी आप ले सकते हो। तो वैरायटी, इस वैरायटी के अलावा अन्य वैरायटी है, जैसे हमारी को 15023 है, जो कि अर्ली किस्म है, बहुत ही अच्छी चीनी वाली किस्म है, अच्छी पैदावार वाली है, 38 की इक्विवेलेंट है, आप इसको भी लगाएं, अपनाएं। इसके अलावा हमारी मिडलेट में जो वैरायटी है 38 से निकाली हुई, इसको 16030 किस्म है, बहुत ही अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार वाली है, तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी मुनाफा देगी। क्योंकि चूंकि पेनिनसुलर जोन से हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पेनिनसुलर जोन की किस्में जो कि हमारे मुख्यालय से रिलीज होती है, जैसे कि CO 14012 है, तो मिडलेट वैरायटी है। इसके अलावा 11015 है, वो 11015 बहुत ही अच्छी किस्म है, अच्छी पैदावार देने वाली किस्म, उसको अपना। जी, तो आप विपिन जी इस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखेंगे और अच्छी उत्पादन आप ले पाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सअप किया है, उनका हम सवाल शामिल कर लेते हैं। महेश मीणा जी हैं राजस्थान से, वो पूछना चाह रहे हैं कि गन्ने की फसल में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है, इन्हें किस डोज पर प्रयोग करें? डॉक्टर मीणा जी। देखिए, नैनो यूरिया का जो इसके बारे में हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिक्स, मैं वैरायटी का हूँ, लेकिन ये निश्चय है कि हमने इसका ट्रीटमेंट हमने कोई करके तो नहीं देखा है, लेकिन जहां तक है इसको अच्छी तरह किया जा सकता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म है। इसका स्प्रे प्रॉपर स्टेज ये होती है कि गन्ने के टिलरिंग के बाद में, बिफोर टिलरिंग आप जैसा जो बताई गई है मैंने जैसे पहले बताई वैसे यूज करें। उसके बाद टिलरिंग से लेके और फर्स्ट क्रॉपिंग तक आप इसको नैनो माध्यम से, और इसके बारे में विस्तृत डॉक्टर बाना बताएंगे। ठीक है, हम बाना जी का रुख करते हैं। बाना जी, आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराइए। नैनो यूरिया और नैनो DAP की जहाँ तक बात आई है, तो जो ज़्यादातर परिणाम बता रहे हैं कि जो बेसल डोज तो आपको देना ही होता है, परंतु लगभग 25% तक आप जो यूरिया के द्वारा देते थे पहले, वो उसमें कट कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे 50% तक भी, और फिर जो नैनो यूरिया है उसका छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया से देने का फ़ायदा यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती। एक छोटी आधा लीटर की बोतल होती है जिससे कि आप छिड़काव कर सकते हैं, और ऐसा ही DAP में है, उसमें फास्फोरस भी होता है, साथ में नाइट्रोजन भी होती है, तो उसका छिड़काव करके, और जो भी संस्तुत अवस्थाएं हैं हर फसल की अलग अलग होती है,
तो जिस प्रकार से गन्ने में ये 4 अवस्थाओं में नाइट्रोजन देते हैं, तो वो जो पहली जो बेसल यानी कि जो बुआई से पूर्व तो देनी ही होती है आपको, जो यूरिया या डीएपी से पहले जो जैसे देते आए हैं, परंतु जो बाद की अवस्थाएं हैं उसमें पर्णीय छिड़काव इनका किया जा सकता है, जिसमें 400 लीटर पानी में जो यूरिया की जो संस्तुत खुराक है या जो डीएपी है, नैनो डीएपी, उसका गोल बनाकर, और नैनो के अलावा जो पहले जो हमारा परंपरागत यूरिया है उसका भी पर्णीय छिड़काव संस्तुत है, विशेषकर जो बारानी दशाएं हैं वहाँ पर। तो जो बारानी फसलें हैं, मोटे अनाज वाली फसलें हैं, तो हम पहले भी 1 से 2% तक यूरिया के घोल के छिड़काव का संस्तुत करते हैं। विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जब सूखे की अवस्था हो जाती है तो हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरक उपयोग ना करके यदि पर्णीय छिड़काव करते हैं तो उससे पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता भी बढ़ती है, और जो पोषक तत्व हैं वो सीधा पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि बढ़वार में फसल की बढ़वार में भी मदद मिलती है। बिल्कुल। तो गन्ने की फसल में आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस विधि का इस्तेमाल करके आप छिड़काव कर सकते हैं, अच्छी उत्पादन आपको मिलेगी और आपकी फसल को नुकसान भी नहीं होगा। एक दर्शक हमारे झुंझुनू राजस्थान से हैं जिनका नाम है सुरेश कुमार, उन्होंने हमें व्हाट्सअप किया है। उनका सवाल है कि बाजरे की बढ़िया उत्पादन देने वाली कौन सी किस्म है। दूसरा सवाल इनका है कि ग्वार या फलने वाली ग्वार की बढ़िया किस्म जो हमारे क्षेत्र के लिए बढ़िया उत्पादन दे सके, उसके बारे में बोने का तरीका बताइए। जी, बाजरे के लिए चूँकि आज बाजरे का विषय है तो ज़रूर बाजरे की किस्म बताएंगे, ग्वार की भी हम बात करेंगे निश्चित तौर से। तो जो बाजरे की फसल है उसमें MPMH 17 है, MPMH 21 है जो पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए संस्तुत है। इसके अलावा पूसा 1201 है, ऐसा हाइब्रिड है जो दिल्ली NCR के क्षेत्र में काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो उसको ले सकते हैं। HHB 67 इम्प्रूव्ड, HHB 299 है, वो किस्में आप ले सकते हैं। KHB 108 है, 86M 86 है, 86M 87 है, तो ये ऐसी किस्में हैं, हाइब्रिड्स हैं जिनको आप इस क्षेत्र में लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ संकुल किस्में हैं जैसे कि पूसा 443 है, पूसा 383 है। ये संकुल किस्में भी आप जो झुंझुनू का क्षेत्र है वहाँ पर लेकर और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ तक ग्वार की बात आती है, ग्वार जो खरीफ के मौसम में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली और राजस्थान के लिए तो एक वरदान किस्म कहूँगा, क्योंकि ये न केवल मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है बल्कि आपको आर्थिक लाभ भी अच्छा देती है। तो उसमें RGC 936 है, RGC 1002 है, RGC 1003 है, ये किस्में हैं वो आप ले सकते हैं। आपके जो नज़दीकी दुर्गापुरा में जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है उसका जो केंद्र है वहाँ से आपको बीज मिल जाएगा। इसके अलावा जो राज्य के बीज निगम या जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो भी आपको जो बीज है ग्वार का वो उपलब्ध कराते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की भी HG 563 है या और भी कुछ किस्में हैं जिनको आप ले सकते हैं और झुंझुनू क्षेत्र में उगा सकते हैं। जी, तो सुरेश कुमार जी, इन किस्मों का प्रयोग कीजिए और नई फसल लगाइए। हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। एक दर्शक हमारे हैं बरेली से जुड़ गए हैं, उनका व्हाट्सअप आया है, सुरेश नाम है, वो पूछ रहे हैं कि कुटकी की खेती कैसे करें। बाना जी। हाँ, जो भी ये कुटकी है, कोदो है, सावा है, ये आपके खरीफ के मौसम की फसलें हैं जिनकी खेती के लिए आपको बहुत कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। आप खेत की तैयारी कर लीजिए, 2 से 1 पहले गहरी जुताई कर दीजिए गर्मी के मौसम में और उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरी बना लीजिए और पाटा लगाकर उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करते हुए जो जैसे ही पहली बरसात आती है, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह से लेके जुलाई का 15 जुलाई तक मान लीजिए, तब तक आप बुआई कर सकते हैं। और जो आपके नज़दीक में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान है अल्मोड़ा में, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं और उन्नत किस्मों के बीज का उपयोग करते हुए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से कतारों में बुआई करें। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि छोटे बीज वाली किस्मों की छिटकवा विधि से बिजाई करते हैं किसान, तो परंतु उसमें उत्पादन में नुकसान होता है, खरपतवारों का प्रकोप भी अधिक हो जाता है। तो कतारों में बुआई करें और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए बिजाई करेंगे तो आपको निश्चित तौर से अच्छी फसल होगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा।
बिल्कुल। तो इन तरीकों से आप अगर फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं तो इन तरीकों का विशेष रूप से ध्यान रखें, अच्छी फसल आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस विषय में बिल्कुल एक्सपर्ट राय आपको देंगे ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिंटू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गन्ना उत्पादन की विधि कई प्रकार की आपने बताया कि कई तरीके से हम गन्ना उत्पादन शुरुआती तौर पर से कर सकते हैं। इसमें जो गड्ढा विधि है इसके बारे में आपसे विस्तृत जानकारी चाहता हूँ कि कितना गड्ढा खोदते समय कितने सेंटीमीटर गड्ढा खोदना है, किस तरीके से मिट्टी चढ़ानी है, इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दीजिए। देखिए किसान भाई, गड्ढा विधि है वो ओनली पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए ही यूज होती है जी। तो जहाँ पे जो बलुई दोमट मिट्टी है वहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो गड्ढा है उसमें मिट्टी ज्यादा चले जाने के कारण जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता है जी। हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि गन्ने की बुआई के बाद गन्ने के ऊपर है जो 1 से 1.5 इंच मिट्टी आनी चाहिए, लेकिन जब हम पानी देते हैं तो जो मिट्टी यदि बलुई टाइप की रहेगी तो उसमें ज्यादा मिट्टी आने के कारण उसका जमाव नहीं हो पाता। जहाँ की मिट्टी थोड़ी मतलब क्ले लोमी टाइप की है, जिसमें क्ले मिक्सर ज्यादा है, थोड़ी काली ब्लैक सॉइल्स हैं, वहाँ पे स्पेशली जैसे एनपीके है, एनपीके आप प्रॉपर यूज कर सकते हो। कुछ उत्तर प्रदेश में भी कुछ इस तरह की जमीनें हैं जहाँ पे इवन अपने गुजरात वाले एरिया में, महाराष्ट्र में भी है। तो गड्ढा विधि में मैं बताऊंगा किसान भाइयों की सबसे पहले है जो आप 1.5-2 फीट का गड्ढा है, जो आजकल तो ट्रैक्टर मेकर्स आते हैं, पिक मेकर मशीन्स की आती हैं, तो ट्रैक्टर की सहायता से आप प्रॉपर डिस्टेंस, यदि आप 4 फीट या 5 फीट गड्ढे से गड्ढे की दूरी, और उसमें जो आप जो रिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं प्लांटिंग के लिए गन्ने को। इसमें 2 ग्रेड सेट्स है, रिंग जिससे साइकिल की रिंग्स होती है उस तरह से आप उसको सेट कीजिए और प्रॉपर तरीके से अरेंज करके, और उससे पहले आप गड्ढे में जो फर्टिलाइजर्स हैं जो जैसे डीएपी है और साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें, और उसके बाद में इन सारे जो सेट्स हैं गन्ने के उनको प्रॉपर तरह से अरेंज करके और हल्की मिट्टी 1 से 1.5 इंच मिट्टी डाल दें। उसके बाद में क्लोरोपाइरिफास उसकी दवाई से इसको ड्रेंचिंग कर दें, पानी दे दें। ये तरीका है गड्ढा विधि का, और इसको अपनाने से निश्चित ही, क्योंकि इसमें जमुआर भी अच्छा होता है और साथ में इसमें एक फायदा है किसान भाइयों को, जो गन्ने की गिरने की समस्या रहती है, जहाँ पे तेज हवाएं होती है वहाँ गन्ना गिरता नहीं है। तो गड्ढा विधि में जो गड्ढा है जो काफी गहरा होता है और उसके तले तक काफी प्रॉपर तरीके से हम अर्थिंग अप कर देते हैं, जो क्रॉपिंग होती है वो अच्छी तरह हो जाती है, इसलिए गन्ना गिरता नहीं है, हमारा पैदावार भी अच्छी होती है, गन्ने भी काफी अच्छी तंदुरुस्त होते हैं। बिल्कुल। तो यानी मान के चलें कि इस विधि का इस्तेमाल कर आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और किसान भाइयों को लाभ भी होगा, कम लागत के अंदर अच्छा उत्पादन आपको मिल पाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान में चर्चा लगातार जारी है। बाना जी का मैं रुक रहा हूँ। बाना जी, हम आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि इन मोटे अनाज का प्रयोग हम अपने पशुओं के चारे के रूप में भी कर सकते हैं, तो क्या सभी मोटे अनाज के जो अवशेष होते हैं वो पशुओं के बाजरे उसके अवशेष पशुओं के चारे के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, या कोई सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसमें? जी, जो भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं हमारी, वो पशुओं के लिए, चारे के लिए सभी फसलें उपयोग में आ सकती है, परंतु एक चीज़ जो सावधानी वाली जहाँ तक बात आती है वो आती है विशेषकर जो ज्वार की फसल है, उसमें क्या होता है कि यदि सूखा पड़ जाता है और विशेषकर शुरुआती अवस्था में
यदि पशु उसको चर जाते हैं सूखे की अवस्था में तो धुरीन विषाक्तता बोलते हैं, जो हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है वो उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है शुरुआत में। तो उसमें सावधानी बरतने वाली बात यह है कि यदि सूखा पड़ जाता है और आपकी फसल आपने लगा रखी है तो उस दशा में पशुओं को उसको नहीं खिलाएं। जब फूल आने की अवस्था हो जाती है उसके पश्चात इसकी जो सांद्रता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और उसके बाद ये काफ़ी सेफ है। और यदि सूखा पड़ा हुआ है तो उस दशा में हल्की सिंचाई करके जब फूल आने की अवस्था है उसके पश्चात ही पशुओं को खिलाएं। और जो चारे वाली फसलें हैं, विशेषकर आजकल जो मल्टी कट किस्में आ रही है यानी कि बहु कटाई वाली किस्में चारे की आ रही है, तो उनमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पहली कटाई है वो फसल 50-55 दिन की या 60 दिन की अवस्था की हो तभी करें, ताकि आपका जो चारा है वो भी अच्छा मिले आपको और उसकी चारे की गुणवत्ता भी अच्छी रहे। ज़्यादा देरी से कटाई करने पर जो गुणवत्ता है वो विपरीत रूप से प्रभावित हो जाती है और पहले काट लिया तो उत्पादन कम मिलता है। और जो कटाई है वो 7 से 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर ऊंचाई से करें और हल्की सिंचाई करके और जो नाइट्रोजन है उसकी खुराक एक आप दे दें तो जो पुनर्वृद्धि है वो अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से कटाई में थोड़ी सावधानी रखें तो ये चारे के लिए बहुत अच्छी एक वरदान फसलें मैं इनको कह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उत्पादन अगर पशुओं से अपने पशुधन से लेना है आपको तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रख के आप अपने पशुओं के लिए चारा बना सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से, शकील अहमद जी। शकील अहमद जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। शकील जी अपने टेलीविजन का आवाज़ एक तो आप कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ जनाब, मेरा ये प्रश्न है जी, मैंने जो दालें रखी थी ना सर जो बीज के लिए जी, उसमें से कीड़े हैं, अब वो बीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी। बाना जी कौन सी फसल की बात कर रहे हैं आप? राजमा। अच्छा, राजमा दाल। जी, दाल वाली फसलों में हाँ अमूमन देखने में आता है कि कीड़ों का बड़ा प्रकोप होता है। तो आप उसके लिए सावधानी से इनको एक तो जो भंडारण है वो ठीक तरीके से करें। और भंडारण का तरीका मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि जो पूर्व जहाँ पे पहले से ही आप भंडारण करते रहे हैं उसका उपचारित करें और उसके बाद ही जो कीटनाशी से भंडार गृह को उपचारित करने के बाद ही नई जो फसल है वो डालें। और यदि आप हल्का छिड़काव जो तेल की एक हल्का सा कोटिंग कर दें, सरसों के तेल की या जो अन्य खाद्य तेल हैं बहुत कम मात्रा में एक हल्की कोटिंग करके और फिर भंडारण करें या भंडारण नई बोरियों में करें। और यदि पुराना बारदाना भी ले रहे हैं तो बोरियों को मेलाथियन के 2% के घोल में डुबोकर और 15 मिनट रख दें और उसके बाद उसको धूप में सुखाकर उन्हीं बोरियों में भंडारित करें। और यदि थोड़ा बहुत यदि कीड़े ने नुकसान कर दिया है तो उससे अंकुरण पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। पर सावधानी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपका बीज है उसको आप ले लीजिए और उसको अंकुरित करके देख लीजिए। आप दाने गिन के 100 दाने ले लीजिए और उन 100 दानों का अंकुरण देख लीजिए और यदि उनमें से 90 से अधिक दानों का अंकुरण हो जाता है तभी आप बिजाई करें। और यदि बहुत ज़्यादा नुकसान कीड़े कर चुके हैं और वो अंकुरण के लायक नहीं बचे हैं तो उस अवस्था में आपको मैं सलाह दूंगा कि बाज़ार से ही बीज खरीदें। और आपके यहाँ पे जो गांधरबल के पास में ही जो शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है उसका जो KVK है वहाँ से या शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय से आप बीज खरीदें ताकि आपको जो उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिले और उत्पादन अच्छा मिले। जी, तो शकील अहमद जी आप इस जानकारी का उचित इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी जो फसल है आपकी राजमा की उसका आप बेहतर ध्यान रख पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर मीणा जी का मैं रुख करूँगा। मिंटू राम मीणा जी आपने जो कीमती समय हमारे साथ साझा किया और जो कीमती सलाहें हमारे गन्ना किसानों के लिए आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, हमारे साथ डॉक्टर RS बाना जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर RS बाना जी आपने कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में आए। हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत सारी कीमती सलाहें, बहुत सुझाव आपने साझा किए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज आपको तो 2 विषयों पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का सही समय पर उचित इस्तेमाल आप करेंगे और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन देख पाएंगे। अब अगले विषय पर हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे एक बार उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान में जो हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय रहने वाला है
थ्रेसर का रख रखाव एवं प्रयोग एवं सावधानियां, थ्रेसर का आप कैसे प्रयोग करें, उसके साथ ही आम के बागों का प्रबंधन। गर्मियों का मौसम आ चुका है, ऐसे में आम के बागों का प्रबंधन करना भी बेहद आवश्यक है। इन दोनों विषयों से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं हम तक आप पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको करना बस, हमें ईमेल है, ईमेल के जरिए आप हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अतिरिक्त हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी आप फ़ोन करके अपने सुझाव, अपने सवाल हमारे साथ दर्ज करा सकते हैं। हमारा किसान कॉल सेंटर नंबर नोट कर लीजिए आप। हमारा किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800113060, जो कि सोमवार से शनिवार के सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इस दौरान आप फ़ोन कर अपना सवाल, अपना कोई भी सुझाव हम तक दर्ज करवा सकते हैं। आपके सवाल और सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम उन सभी सवालों सुझाव का शामिल करेंगे। इसके साथ ही आप हेलो किसान के इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और हेलो किसान में इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। तमाम जानकारियां आपको उपलब्ध कराई गई हैं। फिर से होंगे आपके साथ हाजिर, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और तमाम जानकारियां आपको उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।